नमस्कार मित्रों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं भाषा विज्ञान और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम भाषा की परिभाषा की और उसके साथ साथ भाषा के अभिलक्षण या कहें कि भाषा की विशेषता के बारे में हम आज बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। अतः भाषा वह है जिसे बोला जाए। हम कह सकते हैं कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम किसी दूसरे से बात करते हैं, वह सब भाषा के अंतर्गत आता है। या फिर दूसरी तरह से अगर देखें इसे तो हम कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति के अंदर विचार है। वो विचार क्या है, वो मौन रूप में होते हैं या यूं कहें कि मूक रूप में जो है विचार हमारे मन के अंदर रहते हैं। यदि उनको हम ध्वनि के माध्यम से ध्वनि रूप में बाहर निकाल लेते हैं तो वो फिर भाषा का रूप जो है भाषा बन जाता है, भाषा के रूप में व्यक्त होता है। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य को अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए समाज में विचरण करना पड़ता है, समाज में चलना पड़ता है, समाज में बातें करनी पड़ती है। जो कुछ भी वो बात करता है, अपने विचारों को दूसरे से कहता है, दूसरों पे व्यक्त करता है। ये सब विचार को व्यक्त करना ही जो है भाषा है। हम जानते हैं कि भाषा एक ध्वनि को हम भाषा कहते हैं। जब किसी अपने बात को दूसरे तक पहुंचाने को अगर हम भाषा कहते हैं तो उसको मनुष्य के साथ साथ अन्य जो प्राणी है उसको वो लोग भी अपनी बात को अपने किसी संकेत के माध्यम से, अपने किसी ध्वनि के माध्यम से अन्य तक पहुंचाते हैं। परंतु भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन करते हैं वो मानवीय भाषा है। मानवीय भाषा में भी वो संकेत नहीं है, वो स्पष्ट भाषा है जिसको स्पष्ट रूप से बोला समझा जा सकता है। उस भाषा की बात हम भाषा विज्ञान में करते हैं। आइए समझते हैं कि भाषा के संबंध में विभिन्न जो अनेक विद्वान हैं वो क्या विचार रखते हैं, क्या कहते हैं भाषा के संबंध में। इनमें कुछ विद्वान हमारे भारत के हैं और कुछ विद्वान भारत के बाहर यानी अन्य देशों के विद्वान भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेनरी स्वीट। हेनरी स्वीट कहती है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। इनका मानना है कि जो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। इसका मतलब यह हुआ कि ध्वन्यात्मक बोलकर शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना। क्योंकि हम विचार प्रकट करने का तरीका बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप बोलकर कर सकते हैं, आप आंखों के इशारे से कर सकते हैं, आप संकेत के माध्यम से कर सकते हैं। परंतु इनका मानना है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा यानी कि बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ये कहती है हेनरी स्वीट। दूसरे हैं प्लेटो। प्लेटो कहते हैं विचार आत्मा की मूक व अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। यानी कि विचार आत्मा की मूक व अध्वन्यात्मक बातचीत है। सबसे पहले विचार हमारे आत्मा से आते हैं, वो मूक रूप में होते हैं। जैसे ही वो ध्वन्यात्मक होकर, जैसे ही ध्वनि पूर्ण होकर होठों से बाहर प्रकट होंगे तो उससे हम भाषा की संज्ञा देते हैं या भाषा की संज्ञा दी जाती है। आगे वेंद्री एक भाषा शास्त्री है, भाषा वैज्ञानिक है। तो वो कहते हैं भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं। तो उनने भाषा को संकेत कहा है और ऐसे संकेतों को उनने प्रतीक के रूप में लिया है जिनके द्वारा मानव अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है, यानी दूसरों के सामने रखता है अपने विचारों को, वह भाषा है। आगे बाबूराम सक्सेना
कहते हैं भाषा के संबंध में? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से, जिन बातों के माध्यम से, जिस आवाज के माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, अपने विचारों का विनिमय करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। ये बाबूराम सक्सेना जी कहते हैं। अगर इन सब बातों को हम एक साथ जोड़ दें, सब बातों को एक में हम समेटें, तो सबसे बेहतर जो परिभाषा है, सब इनमें सब सारी बातें जो सभी परिभाषाओं की बातें जिस पे आती हैं, वो भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं इस संबंध में, भाषा के संबंध में। भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। तो सबसे पहली बात उन्होंने कही कि भाषा मानव उच्चारण अवयव, तो हमारे उच्चारण अवयव है जिनसे हम बोलते हैं, उनसे उच्चारित होने वाली यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचना है, एक संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा जो है समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही साथ लेखक या कवि जो है वो वक्ता के रूप में अपने अनुभव, जो उनके अनुभव होते हैं, जो उनके जीवन के अनुभव होते हैं, उनको व्यक्त करते हैं। कोई कविता के माध्यम से करता है, कोई कहानी के माध्यम से कर सकता है, कोई उपन्यास के माध्यम से करता है, तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, हमारा व्यक्तिगत व्यक्तित्व के साथ साथ सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता, जो हमारे अंदर कोई विशिष्टता है, तथा हमारी अस्मिता, जो हमारी अंदर हमारी अस्मिता है, के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। क्योंकि हम क्या है, हमारी अंदर क्या है, ये सब जानकारी हमें अपनी भाषा के माध्यम से ही दे सकते हैं। हम कैसे बोल रहे हैं, हम किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इससे हमारे व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। एक शब्द इसमें है यादृच्छिक। यादृच्छिक शब्द से आशय है कि माना हुआ, इसे इसका मतलब है माना हुआ। क्योंकि भाषा जो है, भाषा में किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है वह माना हुआ शब्द है, वो माना हुआ है, न कि उसके पीछे कोई तर्क है। ये तर्कहीन है। मान लिया जाए हम मेज बोलते हैं, मेज, तो मेज से आशय है कि हमने इसको मान लिया कि ये मेज है। हमारी हिंदी भाषा में मेज है वो। अगर हम किसी दूसरी भाषा की बात करेंगे, अगर अंग्रेजी की हम बात करेंगे, तो अंग्रेजी में वो मेज नहीं रहेगी। अंग्रेजी भाषा में उसको कोई दूसरी चीज माना गया है, तो टेबल मानते हैं। तो भाषा जो है यादृच्छिक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाषा क्या है। भाषा, सबसे पहली चीज जो है, भाषा ध्वनि मूलक होती है। यानी कि भाषा वह है जिसमें आवाज हो, जो लिखित रूप में होगी लिपि है। जो भी भाषा वह है जो हमारे ध्वनि मूलक है, जिसके मूल में ध्वनि होती है। यानी भाषा वह है जिसके मूल में ध्वनि हो, जिसके मूल में आवाज हो, वो भाषा है। दूसरी चीज, भाषा एक व्यवस्था है। भाषा कोई एक अन्य अलग चीज नहीं है। भाषा एक व्यवस्था है, शब्दों की, वर्णों की, वाक्यों की एक व्यवस्था है जिसको हमने बनाया है, सीखा है और उसको हम मानते हैं। उस व्यवस्था के तहत हम काम करते हैं। भाषा प्रतीकात्मक है। तो ऊपर बात हो रही थी कि भाषा यादृच्छिक है, तो भाषा में प्रतीक काम करते हैं। प्रतीक से आशय है कि भाषा को प्रतीक मान लिया गया। भाषा में हमने प्रतीक मान लिया, हर एक वस्तु के लिए, हर एक स्थान के लिए, हर एक अन्य चीजों के लिए हमने एक एक प्रतीक बना लिए, तो आगे चलकर वो ही चल रहे हैं। भाषा विचार विनिमय का साधन है। सबसे बड़ी बात है कि भाषा जो है वो विचारों के विनिमय का साधन है, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। अगर ये साधन नहीं होता तो व्यक्ति के विचार जो है व्यक्ति के पास ही रहती। भाषा ही वह साधन है जिसने जो है आज से पूर्व जो ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, उनको समेट कर रखा हुआ है।
अगर भाषा नहीं होती तो हमें गांधी जी के विचार नहीं देखने को मिलते, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार देखने को नहीं मिलते, स्वामी विवेकानंद के विचार देखने को नहीं मिलते अगर भाषा नहीं होती। क्योंकि उनके मन के विचार जो बाहर निकले वो एक भाषा के माध्यम से निकले, और भाषा के माध्यम से विचार निकलने के बाद वो एक इतिहास के रूप में, एक स्थायी रूप में जो है वो समाज में रह गए, जिसका एक प्रमुख साधन जो है भाषा है। भाषा वह साधन है जो विचारों को संरक्षित करता है, विचारों को समेटता है, साथ ही साथ विचार विनिमय भी करता है। आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे भाषा। इतनी सारी पर जो हमने परिभाषाएं देखी, इतनी हमने बात की, इसके आधार पर हम समझते हैं कि भाषा के लक्षण या भाषा के अभिलक्षण और विशेषताएं एक ही बात है, कि भाषा के अभिलक्षण या विशेषताएं क्या है, यानी कि भाषा की प्रमुख जो बात है वो क्या हो सकती है। नंबर 1 जो भाषा की विशेषता है वह है भाषा सामाजिक वस्तु है। जो भाषा है वो क्या है, सामाजिक वस्तु है। कैसे है सामाजिक वस्तु, ऐसे हम समझते हैं, यदि हम समाज में नहीं रहेंगे तो हमें भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समाज को लेकर ही या समाज के द्वारा ही हमें भाषा प्रदान की गई है, हमने समाज से ही हमने भाषा सीखी है, और समाज की आवश्यकता है भाषा। अगर हम अकेले रहना शुरू कर दें, अगर हम समाज से हम अपना नाता तोड़ दें, तो फिर हमें अपनी भाषा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे विचार जो है फिर वो ध्वन्यात्मक रूप में नहीं रहेंगे। ध्वन्यात्मक रूप में हमारे विचार नहीं रहेंगे तो हमें फिर भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं, इसीलिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम भाषा सीखते हैं। और भाषा जो है समाज के अलावा अन्य स्थान पर प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। भाषा सामाजिक वस्तु है। अगर समाज है तो भाषा है, या भाषा है तो ही समाज है। अगर भाषा नहीं होती तो समाज भी नहीं बनता। कैसे? क्योंकि अगर हमारे विचार जो है, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त ही नहीं कर पाते तो फिर समाज को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। समाज इकट्ठा करने के लिए भी भाषा की आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो विशेषता है, भाषा सामाजिक वस्तु है। आगे बात करते हैं, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है। कई बार हम यह समझ लेते हैं कि भाषा हमारी पैतृक संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति इसलिए नहीं है, जब हम बच्चा जो पैदा होता है, जब हम पैदा हुए थे, हमने जो है भाषा के रूप में कुछ भी हमारे पास नहीं था। हमें सिर्फ रोना आता था। एक चीज हमने सीखा था, रोना। अब रोना जो है हर एक भाषा में, हर एक जगह पर एक ही तरीके से रोया जाता है। कह सकते हैं कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास भाषिक तौर पर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी हम नहीं सीखे होते हैं। पैतृक संपत्ति नहीं, यानी कि मेरे पिताजी अगर बहुत अच्छी भाषा जानते थे, बहुत सारी भाषाओं को जानते थे, अगर तो मैं पैदा होते ही मुझे भाषा पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं मिलेगी। मुझे वो अर्जित करनी पड़ेगी। भाषा अर्जित करने योग्य है, न कि पैतृक संपत्ति है। उसको हम अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं। हम अपने बच्चे को सिखा जरूर सकते हैं पर उसे दे नहीं सकते हैं। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं हो सकती है। या मैं ये कहूँ कि मैं अपनी भाषा को समेट कर रख जाऊं तो मैं मेरे बच्चे के काम आएगी। अगर मेरा बच्चा अर्जित कर पाएगा तो ही उसको भाषा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर बच्चा पैदा होता है आज, उस बच्चे को हम, वो हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ, हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ, उसको हमने पैदा होते ही जो है अंग्रेजी भाषी क्षेत्र में भेज दिया उसे, जहाँ हिंदी कोई जानता ही नहीं है। अब वो पैदा हुआ है, उसके पिताजी हिंदी जानते हैं, हमने उसको अंग्रेजी वाले क्षेत्र में भेज दिया, तो वो बच्चा जो है जो क्या सीखेगा, वो अंग्रेजी सीखेगा, क्योंकि वो उस माहौल में रहा है, उस माहौल में पला बड़ा है, तो अंग्रेजी के माहौल में अंग्रेजी ही सीखेगा, न कि हिंदी। जबकि हिंदी उसके पिता की भाषा है, वो हिंदी नहीं सीखेगा। इसको और स्पष्ट हो जाएगा अगले बिंदु से। अगला है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, उसी को आगे बढ़ा रहा है ये भी। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा को अर्जित किया जा सकता है, अर्जित ही किया जाएगा। केवल एक ही साधन है भाषा को अर्जित करना, उसे अपने आप में अर्जित करना, सीखना।
हम जितनी चाहे भाषाएं सीख सकते हैं। तो ये जैसे हम बात कर रहे थे, अगर कोई बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ है, अगर वो अंग्रेजी भाषी क्षेत्र में चला जाएगा तो वहां की भाषा अर्जित करेगा, वहां की भाषा सीख लेगा। या फिर हम ये कहें कि हम अलग अलग भाषाओं को सीख सकते हैं। हम हिंदी भाषी हैं तो हम अंग्रेजी को सीख सकते हैं, हम फ्रेंच सीख सकते हैं, हम फारसी सीख सकते हैं, हम अन्य भाषाओं को भी सीख सकते हैं। वो कैसे, अगले बिंदु में बात करेंगे। वो हम कैसे सीखेंगे, भाषा का अर्जन अनुकरण कैसे होता है। भाषा को हम देख देख के सीखते हैं, हम सामने वाले को देखकर अनुकरण करते हैं, जैसा सामने वाला बोल रहा है हम वैसे ही बोल लेते हैं, वैसे ही सीखते हैं। भाषा जो है का अर्जन जो है अनुकरण से होगा। अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहेंगे तो हिंदी सीखेंगे, हमारा परिवेश अगर अंग्रेजी का है तो हम अंग्रेजी सीख जाएंगे। इसके लिए जो है हम अर्जन जो हम करेंगे, हम सीखेंगे, वो अनुकरण से सीखा जाता है। पहली बार हमें रोना रोना आता है केवल जब हम पैदा होते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे जो है अपनी माँ से कुछ भाषा सीखते हैं जिसे हम मातृभाषा बोलते हैं। उसके बाद हम अपने समाज से सीखते हैं, फिर अपने देश से आगे बढ़ते जाते हैं और हमारा सीखने का क्षेत्र जो है विस्तृत होता जाता है। परंतु हर एक के लिए हमें अनुकरण की आवश्यकता पड़ती है, अनुकरण के बिना नहीं सीखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा जो है लगातार परिवर्तनशील होती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। चाहे आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे, समय की दृष्टि से, काल की दृष्टि से देखेंगे, या फिर आप स्थान की दृष्टि से भी देखेंगे, तो भी जो है भाषा में परिवर्तन होता रहेगा। अगर हम काल की दृष्टि से देखें, अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं, वैदिक काल यानी 1500 ईस्वी पूर्व की बात करेंगे, 1500 ईस्वी पूर्व की बात करें तो अलग भाषा थी। भाषा हमारी क्या थी, संस्कृत थी। अगर हम बात करें 500 ईस्वी पूर्व, जब बौद्ध काल चल रहा था, बौद्ध धर्म का समय था, तो तब पाली जो है भारत की भाषा थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, फिर हमारी भाषा प्राकृत हो जाती है, उसके बाद अपभ्रंश होती है और बाद में हिंदी। और हिंदी का भी रूप पहले कहीं पे आप देखते हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी है थी पूर्व में, उसके बाद धीरे धीरे जो है अन्य भाषाओं का प्रभाव उसमें आया, फारसी का प्रभाव उसमें रहा, अंग्रेजी का प्रभाव उसमें रहा। आज की भाषा जो है अलग है, आज की हिंदी अलग है। आज की हिंदी को हम हिंदी के बजाय इंग्लिश कहें, क्योंकि आधे शब्द अंग्रेजी के हैं, आधे शब्द हिंदी के हैं, वो मिला जुला रूप है, उसको बीच में हिंदवी कहा गया। फिर वहां भी हम देखते हैं पहले काव्य के रूप में ब्रजभाषा लिखी गई, अवधि लिखी गई, और आज जो है सारा हमारा काव्य हो या गद्य हो, दोनों के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं भाषा लगातार परिवर्तनशील है, भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं, अब स्वयं ही भाषा परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही जो है क्षेत्र के बारे में भी कहा जाता है कि क्षेत्र में भी जो है हर एक क्षेत्र की भाषा अलग अलग है, भाषा का रूप जो है बदल जाता है। 4 कोस में बदले पानी, 8 कोस में बदले पानी, 4 कोस में बदले पानी, 8 कोस में बदले पानी कहते हैं। अगर हम 4 कोस दूर जाएंगे तो 4 कोस दूर में पानी का स्वाद जो है, पानी का रूप जो है बदल जाता है, यहाँ का पानी अलग, वहां का पानी अलग। ऐसे ही जो है अगर हम 8 कोस चलेंगे, 8 कोस में हमारी वाणी यानी वाणी जो है का मतलब भाषा, हमारी भाषा भी बदल जाती है। अगर हम क्षेत्र की बात ही करें तो कुमाऊनी की अगर हम बात करते हैं तो कुमाऊनी के अंतर्गत भी अल्मोड़ा की कुमाऊनी अलग होगी, पिथौरागढ़ की अलग होगी, चंपावत की अलग होगी, उसके साथ साथ नैनीताल की कुमाऊनी अलग होगी। यानी कि हर अलग अलग जगह पर एक ही भाषा का रूप जो है अलग अलग है। तो ये भाषा जो है परिवर्तनशील है, भाषा हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती, नहीं इसको रखा जा सकता है। अगला है भाषा यादृच्छिक है, जिसकी हम बात पूर्व में कर सके हैं कि भाषा जो है वो यादृच्छिक है। यादृच्छिक का मतलब माना हुआ। भाषा जो है, भाषा का पूरा जो व्यवस्था है भाषा की, वो माना हुआ है, उसको हमने मान लिया है कि इसका यह मतलब है। यह जो ऐसी आकृति दिख रही है इसको मेज कहते हैं, यह ऐसी आकृति इसको कुर्सी कहते हैं, यह हमने एक व्यवस्था बना ली, मानी हुई व्यवस्था है हमारी, यादृच्छिक है। और एक और विशेषता है भाषा की
जिसे कहते हैं भाषा जो है, जो हमारी जो भाषा है वो नए नए चीजों को बनाती है, नए नए शब्दों को जो है जोड़ती है, नए नए शब्दों को लगातार उनमें शब्दों का निर्माण करती रहती है। भाषा में जो है लगे ऐसा गुण है भाषा में कि वो हमेशा जो है सृजनात्मकता की ओर होती है। भाषा सृजनात्मक, हम कह सकते हैं सृजनात्मकता। भाषा की एक विशेषता ये भी है सृजनात्मकता। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि भाषा में सृजन करने की क्षमता